हेलो नमस्कार जय हिंद प्यारे दोस्तों प्यारे साथियों। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैं हर्ष चौरसिया आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक और वन शॉट। तो क्लास 9th का पहला चैप्टर जिसका नाम है संख्या पद्धति, उसका आज वन शॉट लेकर आ गया हूँ। इस वन शॉट में सारे के सारे कॉन्सेप्ट और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे सब करा दूंगा। तो चलो फिर अपनी इस क्लास को शुरू करते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखो संख्या पद्धति है, सबसे पहले हमें इसमें संख्याओं के बारे में पढ़ना है। तो संख्याएं क्या क्या होती है पहले इसके बारे में पढ़ते हैं। चल संख्या, सबसे पहले कौन सी होती है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जो है ये 0 से शुरू होती है, 1 2 3 इस तरीके से ये अनंत तक जाती हैं। ठीक है। अच्छा, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं ये 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अच्छा, उसके बाद आते हैं हमारे पूर्णांक। पूर्णांक जो होते हैं ये माइनस की संख्या है, प्लस की संख्या है और जीरो तीनों मिला के, यानी कि माइनस के अनंत से लेकर -3 -2 तरीके की सारी संख्याएं, -1 0 1 2 3 4 और इस तरीके से ये चलती ही जा रही। ठीक है, पूर्णांक हो गए। उसके बाद पूर्ण संख्याएं हो गई, प्राकृतिक संख्याएं हो गई। उसके बाद आती हैं हमारी सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती हैं? 2 का गुणज, यानी कि 2 का टेबल सीधे सीधे बोले तो 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट। ठीक है। उसके बाद आती हैं विषम संख्याएं। विषम संख्या क्या होती? जो 2 के टेबल में ना आए, यानी कि 1 3 5 7 9 11, 1 3 5 7 9 11 इस तरीके से। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब आती हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जिनका केवल और केवल खुद से और एक से कटता हो। तुम्हारा तो बहुतों से कटा, तुम्हारी बात नहीं कर रहा मैं, इनकी बात कर रहा। जिनका खुद से कट जाए या एक से कट जाए वो होते हैं अभाज्य संख्या। जैसे कि 2 3 5 7 9 नहीं ले सकते क्योंकि 9 9 से कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा तो 9 नहीं ले सकते। 11 13 15 नहीं ले सकते, 16 नहीं ले सकते, 17 इस तरीके से ये चलती जाती है। 2 क्या है? 2 2 से कट जाएगा, 1 से कट जाएगा, 3 1 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 5 1 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 17 1 से कट जाएगा, खुद से अपने आप से कट जाएगा। तो ये हो गई इस तरीके से अभाज्य संख्या। अच्छा, भाज्य संख्या क्या होती हैं? जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, जिनके 2 से ज़्यादा गुणनफल होते हैं। जैसे कि भाज्य संख्याओं में सबसे पहली भाज्य संख्या कौन सी होती है? 1 जो है उसका 1 ही होगा, 2 जो है वो 2 से कट जाएगी, 1 से कट जाएगी, 3 जो है वो अपने आप से कट जाएगी, 3 से और 1 से कट जाएगी। लेकिन 4 जो है वो 1 से भी कट जाएगी, 2 से भी कट जाएगी और खुद अपने आप से 4 से भी कट जाएगी। तो सबसे पहली जो है वो है 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 9। क्यों 9? क्योंकि 9 से कट जाएगी, 3 से भी कट जाएगी, 1 से की भी कट जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो ये इस तरीके से चलती जाती हैं डॉट डॉट डॉट। चलिए, भाज्य संख्या में अब आ जाते हैं सह अभाज्य संख्याओं पर। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या क्या होती हैं? जिनका एलसीएम जिनका एचसीएफ 1 आए वो होती है सह अभाज्य संख्या। यानी कि जिन
दो एक युग्म मिले संख्याओं का और उस एक संख्या के युग्म में कॉमन ना मिले एक के अलावा कुछ भी, जैसे कि 7 और 25, या मैंने आपसे कहा 3 और 17, या मैंने आपसे कहा 19 और 23। क्या इनमें आपको कुछ भी कॉमन मिलेगा? 7 जो है 7 एकम 7, 25 क्या है 5 गुणे 5, 7 और 5 तो अपने आप बराबर नहीं है, इसमें केवल केवल एक है जो फैक्टर कॉमन मिल रहा है। तो ठीक है, ये होती है इस तरीके की संख्या। क्या होती है ये? जिसका HCF जो है वो 1 आ जाए। अब आ जाते हैं हम लोग परिमेय संख्याओं पर। परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं जो होती हैं ये P/Q फॉर्म में लिखी होती हैं, जहां पर Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि 1/2, 3/4, 5/7, -9/11 ... परिमेय संख्याएं जो है वो ऋणात्मक और धनात्मक दोनों हो सकती है। अच्छा, इसी के जैसी एक संख्या आती है, वो होती है भिन्न संख्या। भिन्न संख्या, भिन्न का मतलब होता है किसी चीज का हिस्सा, किसी वस्तु का हिस्सा। तो भिन्न संख्याएं होती परिमेय संख्याएं जैसी हैं, लेकिन भिन्न संख्याएं हमेशा धनात्मक होती हैं, क्योंकि किसी भी चीज का हिस्सा धनात्मक होगा। ऐसा नहीं कह सकता मैं कि आज मैंने रोटी का -3/4 हिस्सा खाया, मैं ये कहूंगा कि आज मैंने रोटी का 3/4 हिस्सा खाया, ये कह सकता, लेकिन ये नहीं कह सकता कि आज मैंने रोटी का -3/4 हिस्सा खाया। ये खाना, उससे याद आया कि क्या तुम्हारे बाबू ने खाना खाया, पूछना, अपने बाबू ने खाना खाया, पूछना। चलिए भिन्न संख्या देखते हैं। तो भिन्न संख्याएं जो हैं ये भी P/Q फॉर्म में लिखी हो सकती हैं, बट और Q 0 नहीं होना चाहिए, बट these are always positive, these are always positive। ठीक है, जैसे कि 1/2, 3/2, 7/4, 1/8, इस तरीके से ये कभी भी ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। भिन्न संख्याएं जो है ये हमेशा धनात्मक होनी चाहिए, भिन्न संख्याएं हो गई। अच्छा, देखा नीचे दिख रहा है? अभी तो दिख रहा है। चलो, तो भिन्न संख्याएं भी हो गई। अच्छा, परिमेय संख्या, अब अपरिमेय संख्याओं पर आ जाओ। अपरिमेय संख्या वो संख्याएं होती हैं जिनका पूर्ण वर्ग नहीं होता है, जिनका पूर्ण वर्ग स्क्वायर रूट के अंदर, जो अंडर रूट के अंदर पूर्ण वर्ग नहीं बनाती हैं, पूर्ण वर्ग अगर ना बनाए, जैसे कि √23, √2, √3, √5, √7, इस तरीके की ये होती है। चलिए, अपरिमेय भी हो गई। अच्छा, अब आ जाती हैं हमारी वास्तविक संख्या। वास्तविक को ऊपर लिखूंगा क्योंकि ये है पिताजी, तुम्हारे नहीं, संख्याओं की वास्तविक संख्या है। ये जितनी संख्याएं हमने अभी पढ़ी हैं इन सभी को मिलाकर वास्तविक संख्याएं बनती हैं। सभी संख्याएं वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती हैं, वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती हैं। एग्जाम्पल, √25, √5, 1/2, -3/4, 0, -3, -4, कोई भी संख्या आप ले लो। ये सभी संख्याएं जो हैं ये वास्तविक संख्याएं हैं, यानी कि ये सभी संख्याएं जो है, इन सभी का अगर मैं एक पूरा डिब्बा बना दूं तो उस डिब्बे को मैं नाम दूंगा वास्तविक संख्या। ठीक है। अच्छा, एक प्रकार की संख्या और होती हैं, वो आपके सिलेबस में बता देगा। अंडर रूट के अंदर अगर कोई भी संख्या लिखी है, जैसे मैं मान लो अंडर रूट के अंदर लिखा है 25, तो इसको मैं कह दूंगा कि इसका आंसर हो गया 5। अच्छा, इस तरीके से अगर लिखा है कि अंडर रूट के अंदर 25 और बाहर माइनस लगा है,
तो अंडर रूट 25 तो हो जाएगा 5, और ये जो माइनस लगा है ये बाहर का बाहर ही रह जाएगा। ठीक है, चलो ये चीज़ भी हमने समझ ली, ये चीज़ भी हमें आती है। ठीक है, लेकिन अगर कहीं भी इस तरीके से गया कि अंडर रूट के अंदर -25, तो ये होती है एक काल्पनिक संख्या। ये क्या होती है? ये होती है काल्पनिक संख्या। तो यहाँ से एक संख्या और हमारी बचती है, ये 11th 12th में ये आती है संख्या, लेकिन मैं बता दें काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या क्या होती है? अंडर रूट के अंदर अगर आपको नेगेटिव वैल्यू दिख रही है तो वो होती है काल्पनिक संख्या। ठीक है, चलिए इतनी बात हो गई। ये आपकी पूरी पूरी संख्याओं की मैंने बातचीत कर ली। एक बार मैं फिर से इसका रिवीजन करा दे रहा। पूर्ण संख्याएं जो है वो 0 से लेकर अनंत तक होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से लेकर अनंत तक होती हैं। पूर्णांक जो है वो माइनस की संख्याएं, प्लस की संख्याएं और 0 तीनों मिलाकर जो है पूर्णांक बन जाता है। सम संख्याएं 2 का टेबल, विषम संख्याएं जो 2 के टेबल में ना हो, अभाज्य संख्याएं जो खुद से कट जाएं और 1 से कट जाएं, भाज्य संख्याएं जो खुद से कटें, 1 से कटें और उसके बाद किसी अन्य संख्या से भी कटें, सहभाज्य संख्याएं एक युग्म बनाएं, उस युग्म में HCF अगर 1 आता है तो वो हो जाती हैं हमारी सहभाज्य संख्याएं। परिमेय संख्याएं P/Q के फॉर्म में लिखी हो, Q 0 ना हो। परिमेय संख्या प्लस की भी हो सकती है, माइनस की भी हो सकती है। परिमेय संख्या से ही एक चीज और निकलती, भिन्न। भिन्न भी P/Q फॉर्म की होती है और Q 0 नहीं होना चाहिए, बट भिन्न क्या है? भिन्न हमेशा पॉजिटिव होती है, भिन्न नेगेटिव नहीं हो सकती है। उसके बाद हमारी आती है अपरिमेय संख्याएं। अंडर रूट के अंदर जो संख्याएं होती हैं वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं, और अंडर रूट के अंदर अगर कोई भी इस तरीके का संख्या लिखी है जो पूर्ण वर्ग नहीं बनाती तो वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा वास्तविक संख्या। ये जितनी संख्या हमने पढ़ी है, अगर इनको एक डिब्बे में बंद कर दें और उस डिब्बे का अगर हमें नाम रखना हो तो उस डिब्बे का नाम हम लोग रखेंगे वास्तविक संख्या। उसके बाद एक प्रकार की संख्या और होती है जिन्हें काल्पनिक संख्या कहते हैं। अंडर रूट के अंदर अगर आपको माइनस की संख्या दिखती है तो वो संख्या जो है काल्पनिक संख्या कहलाती है। तो इतनी हमारी पूरी संख्याओं की बातचीत हो गई। इसके बाद संख्या में आपका कुछ भी नहीं है। अब हम लोग दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं ये इसको इरेज करने वाला हूँ। चलिए, चलिए ये चीज हो गई कवर। अब आ जाते हैं हम लोग दशमलव प्रसार पर। अब हम लोगों का नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार जो है वो दो तरीके का होता है। एक होता है हमारा शांत दशमलव प्रसार, और एक होता है हमारा अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार का सीधा सीधा मतलब होता है कि जो शेषफल होता है, जब हम लोग डिवाइड देते हैं तो शेषफल अगर 0 आ जाए तो वो हो जाएगा हमारा शांत दशमलव प्रसार। अच्छा, अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है? जो शेषफल है, शेषफल अगर 0 नहीं आता है तो वो जो है वो हमारा अशांत दशमलव प्रसार हो जाता है। अच्छा, अब अशांत दशमलव प्रसार जो है वो दो प्रकार का होता है। अशांत दशमलव प्रसार के भी दो प्रकार होते हैं। एक होता है हमारा आवर्ती दशमलव प्रसार, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, और एक होता है हमारा अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। अब इनको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मैंने लिखा 8/25, 8/25।
ठीक है, या 25/8 कर, 25/8, 25/8 का डिवाइड दो, 8 इधर 25 इधर, अच्छा 8 तिया 24, एक बचा, पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ, 8 दूनी 16, 4 बचा, जीरो लगाए, 8 पंचे 40, देखो यहाँ शेषफल आ गया जीरो, जीरो आ गया शेषफल। तो ये जो है 3.25, इसके बाद ये चल नहीं रहा आगे, 3.25 यानी कि 8/25 जो है वो शांत दशमलव प्रसार वाली कैटेगरी में आता है। ठीक है, अब एक है वो उस तरीके, वो है 1/3, ये क्या होगा, 1/3 है तो 3 इधर 1 इधर, यहाँ पर 0 पॉइंट लगाया, यहाँ 1 जीरो लगाई, 3 तिया 9, 1 लगा फिर 0, फिर 3 तिया 9, फिर 1 फिर 0, 3 तिया 9, फिर 1 फिर 0, 3 तिया 9, फिर 1 फिर 0, 3 तिया 9। यानी कि आप लोग क्या देख रहे हो कि एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, तो ये एक ही संख्या, ये 3 ही बार बार रिपीट होता चला जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार की संख्याएं, यानी कि पॉइंट के बाद एक ही प्रकार का पैटर्न अगर फॉलो हो, एक ही प्रकार का पैटर्न फॉलो हो रहा, 3 हो रहा, फिर 3 फिर 3 फिर 3, एक ही प्रकार की संख्याएं अगर बार बार रिपीट होती चली जाती हैं तो वो होता है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। और इसको हम लोग रिपीटेशन, इसको हम लोग, इसमें हम लोगों ने इसको इस तरीके से लिखा है 0.333 डॉट डॉट डॉट, इसको एक सिंपलेस्ट तरीके से लिख सकते हैं 0.3 और उसके ऊपर बार लगा दो, जो संख्या बार बार रिपीट हो रही है उसके ऊपर बार लगा दो, तो ये हमारी बन जाएगी क्या, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। तो ये हो जाएगा हमारा 0.3, इसका इस तरीके का एग्जाम्पल। ठीक है, अब हम लोग एक उदाहरण लेंगे, वो होगा अशांत अनावर्ती का। अशांत अनावर्ती का जो उदाहरण होता है वो इस तरीके का होता है कि देखो जैसे कोई पैटर्न फॉलो ही ना हो, जैसे इसमें तो क्या है एक संख्या ही रिपीट हो रही, इसमें कोई पैटर्न ही फॉलो नहीं होगा। जैसे कि इसका एग्जांपल क्या होगा, 0.10 100 100 100 1, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या देगा, पहले 10 आया, फिर 100 आया, फिर 1000 आया, फिर 10,000 आया। तो यहाँ पर संख्याएं रिपीट तो हो रही हैं लेकिन अपने मन से कुछ भी हो रही हैं, कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। तो ये हो जाता है हमारा अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। जैसे कि एक इस तरीके का एग्जांपल ले लो, 0.14 28 57 72 24 25 26। अब देखो 14, उसके बाद आ गया 28, उसके बाद आ गया 57, फिर 24 आ गया, फिर 25 आ गया, फिर 26 आ गया। तो ये क्या है, यहाँ पर कुछ भी रिपीटेशन का कुछ पता नहीं कि क्या हो जाए रिपीटेशन, लेकिन हाँ इसमें बताया कि इसमें एक आध संख्या रिपीट होगी। इसका एक एग्जाम्पल और देख लो, इसका एक एग्जाम्पल जैसे कि इस तरीके का 0.14141414 डॉट डॉट डॉट। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 0.14 का बार। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार का एक सीधा सीधा मैं आपको ट्रिक बता दे रहा, अगर कोई संख्या के ऊपर बार लगा है तो वो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा अगर किसी संख्या के ऊपर बार लगा है। और अगर बार नहीं लगा है, या बार के अलावा अगर बार को छोड़ो, अगर इस तरीके का रिपीटेशन अलाउ होगा तो वो अशांत अनावर्ती होती है। और जिसका शेषफल 0 आ जाए, जो शांत हो जाते हैं, जैसे ये शांत हो गई, यहाँ पर डॉट 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 नहीं लगी, ये शांत हो गई, ये शांत हो गई, तो ये हमारी शांत हो जाएगी, शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, ठीक है, चलो ये दशमलव प्रसार के बारे में भी हो गया। चलो तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको इरेज कर दूँ तब तक। अब हम लोग पढ़ेंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ने, घटाने, गुणा करने, भाग करने पर क्या आता है। परिमेय संख्या को जोड़ने, अच्छा मैंने तुमसे कहा परिमेय संख्या यहाँ भी लिखा परिमेय संख्या, यहाँ भी लिखा परिमेय संख्या, यहाँ भी लिखा परिमेय संख्या। प्लस माइनस
मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे? अपरिमेय संख्या से। अपरिमेय संख्या से। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अच्छा, अब क्या आएगा? देखो ऐसे मानो कि परिमेय संख्या जो है वो है मेल और अपरिमेय संख्या जो है वो है फीमेल। आप तुम लोग भी जानते हो कि मेल और फीमेल में कौन जीतता है? भाई साहब फीमेल ही जीतती है हमेशा। मतलब मैंने अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ कि मैं गया एक शॉप पे गया था, दुकान पे गया था, मैं एक दुकान गया था, तो मुझे एक औरत आई, ये उसने कहा कि ये लो घड़ी 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 खरीदो, घड़ी खरीदो। तो मैंने कहा कितने की है घड़ी? पूछ लिया ऐसे ही। तो उसने कहा 1000 रुपये की घड़ी है। मैंने 1000 मैं नहीं खरीदूंगा। उसके बाद एक जोड़ा आया बगल से, लड़के लड़के लेके आए, जोड़ा आया एक, तो उस जोड़े में क्या एक लड़की थी, तो लड़की ने कहा कितने की घड़ी? उसने कहा 1000 रुपये की। भाई साहब बार्गेनिंग की हद होती है। वो घड़ी पता कितने में बिकी? वो घड़ी 70 रुपये में बिकी। लड़की ने उसकी लगाई कीमत 50 और वो घड़ी 70 रुपये में बिकी। सोचो लड़के लोग इतनी बार्गेनिंग तो कर नहीं पाएंगे, तो बार्गेनिंग में लड़की का कोई मुकाबला नहीं है। तो मतलब क्या है कि परिमेय संख्या लड़का है, अपरिमेय संख्या लड़की है, लड़का और लड़की का मुकाबला मतलब लड़की जीतेगी। तुम कितनी बहस कर लो नहीं जीत पाओगे लड़कियों से। तो लड़की मतलब अपरिमेय संख्या, कहानी होगी क्लियर। तो हम लोग परिमेय संख्या में जोड़ें, गुणा करें, भाग करें, मल्टीप्लाई, कुछ भी जोड़ें घटाएं, कुछ भी करें, जीतेगी अपरिमेय संख्या। कौन जीतेगी? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अच्छा एग्जाम्पल देख लो, √3 प्लस √5 इस तरीके का, √3 माइनस √5, प्लस में लिख दो, मैं ये कह रहा तुमसे लिख रहा प्लस में 7 5, प्लस में यहाँ पे लिख दो 5, ठीक है। √3 गुणा में √2, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि अंडर रूट के अंदर पूरे के अंदर 3 गुणा यानी कि √6, √3 बटे में √2, तो इस पूरे को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर 3/2। ये देखो गुणा में मैं तुमसे कह रहा कि 3/2 और लगा दो, तो गुणा में मैंने 3/2 और लगा दिया। अच्छा इस 3/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? √3 गुणे √3/2। जैसे कि अगर 2 लिखा है तो 2 को लिख सकते हैं हम लोग √2 गुणे √2। इस तरीके से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। ये कैसे लिख सकते हैं ये भी मैं बताऊंगा। तो मैंने 3/2 जो है इस पर ये और ये लिख दिया, तो होगा कुछ भी नहीं। तो 3 दिया 9, तो देखो इस अंडर रूट के पूरे की मल्टीप्लाई करो तो ये क्या बन जाएगा? ये इस तरीके से बन जाएगा कि अंडर रूट के अंदर 3 गुणा 3 गुणा 3 बटे में 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। तो ये क्या बनेगा? अंडर रूट के अंदर मैं इस तरीके से इसको लिख दिया 9 गुणे 3 बटे में 4 गुणे 2, तो ये क्या है 9/4 जो है ये 3/2 स्क्वायर रूट के अंदर है, वर्गमूल के अंदर 9/4, 9 क्या बनेगा 3, 4 क्या बनेगा 2, और ये जो है अंडर रूट के अंदर 3/2 चली गई, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो देखो अपरिमेय संख्या ही आया, आया अपरिमेय संख्या। तो कुछ भी करो, जोड़ो घटाओ भाग करो, कुछ भी करो, आएगी अपरिमेय संख्या, ठीक है। लेकिन ये जो चीज़ है, ये चीज़ जब आप IIT की तैयारी करोगे या बड़ी क्लास में जाओगे तो ये चीज़ कहीं कहीं वैलिड, कहीं कहीं जो है ये इनवैलिड मानी जाएगी। जैसे कि अगर आप लोग सेम संख्या से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो अपरिमेय संख्या नहीं मिलेगी। ये लिख लेना, ये चीज़, ये स्टार कॉन्सेप्ट लिख लेना कि जैसे कि सेम संख्या में अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो हो सकता है कि परिमेय संख्या ही मिले। जैसे कि √23 गुणा में √23,
प्लस में मैं मान लो ये तो हो गया परिमेय संख्या, गुणा में मैंने अब परिमेय संख्या लिख दो, जैसे कि मैंने लिख दिया 1/2, ये और मैंने लिख दिया। तो अंडर रूट के साथ मैंने बताया था, तो वही ये संख्या आ जाती है अंडर रूट से बाहर, तो ये बन जाएगा अंडर रूट 23 और गुणा में 1/2 और, तो ये हो गया 23/2। तो ये एक स्टार कॉन्सेप्ट लिख लेना कि कभी कभी क्या होता है कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का मल्टीप्लाई जो है वो परिमेय संख्या आ जाता है, लेकिन ये तभी आएगा जब संख्या समान हो। अगर संख्या समान नहीं है तो ये कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, तो ये एक स्टार कॉन्सेप्ट लिख लेना। बाकी मैंने सब बता दिया, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं आपको परिमेयकरण के बारे में और बढ़ा दे रहा, फिर क्वेश्चन कराऊंगा। चलो, परिमेयकरण क्या होता है? मार्कर में स्याही खत्म हो गई। परिमेयकरण क्या होता है? परिमेयकरण होता है, हम लोग कभी कभी क्या होता है, कभी कभी छोड़ो, हर में अंडर रूट की संख्या हम लोगों को अच्छी नहीं लगती, तो हर में अंडर रूट की संख्या अच्छी नहीं लगती तो उस अंडर रूट हटाने के लिए हम लोग परिमेयकरण करते हैं। जैसे कि मैंने लिखा क्वेश्चन 1/√7 माइनस √5, मैंने ये लिखा। अब मैंने तुमसे क्या कहा कि हर में अपरिमेय संख्या अच्छी नहीं लगती, तो इस अपरिमेय संख्या को हटाओ। फिर तो अब हटाना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, तो परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण किससे करते हैं? √7 और √5, तो √7 और √5 से ही करेंगे, लेकिन करेंगे क्या, ये माइनस है तो प्लस से कर देंगे। अब देखो, इसको एक बार में काट देंगे, सवाल पे कोई असर नहीं पड़ेगा, तो इस एक की करेंगे √7 प्लस √5 ही आएगा, ये आएगा √7 प्लस √5। अच्छा, ये क्या बना, a माइनस बी इंटू में a प्लस बी, 7 को मान लिया a और 5 को मान लिया b, तो ये बन गया a माइनस बी इंटू में a प्लस बी। तो ये फॉर्मूला होता है a² माइनस b² का, आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा भी होगा, हैं भैया, छोटी क्लास में तो लगे रहते थे, इतना कहाँ पढ़ेंगे। चलो आप पढ़ लो। तो ये बन जाएगा a² माइनस b², यानी कि √7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, ये चीज़ तो पढ़ी होगी, नहीं भैया ये भी नहीं पढ़ी, चलो कोई नहीं पढ़ी। तो √7 प्लस √5 बटे में 7 में से 5 गए 2। अब देखो, हर में जो है ये एक परिमेय संख्या आ गई, हर में एक परिमेय संख्या आ गई, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हम लोगों ने अपरिमेय संख्या को हटा दिया, तो ये देखो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस थे। अब 1.5 एक्सरसाइज जो बहुत जगह हटी हुई है, लेकिन मैं 1.5 के कुछ आपको क्वेश्चंस बता दे रहा है किस तरीके से होते हैं। जैसे कि 1.5 में क्वेश्चन है 64 की पावर 1/2, किसी भी संख्या की पावर अगर 1/2 चढ़ी है तो उस 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, तो यानी कि ये लिखा है 64 का अंडर रूट, और 64 का अंडर रूट अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 8। अच्छा, मैंने तुमसे कहा कि क्वेश्चन लिखा है इस तरीके से 32 की पावर 2/5, इसको कैसे सॉल्व करोगे, 32 की पावर 2/5, तो 32 की पावर बने, 32 की पावर को 2 में बना के देखो या किसी पावर में बना के देखो, तो 32 क्या बन सकता है, 1 2 3 4 5। क्या मैं 2 की पावर 5 को 32 लिख सकता हूँ, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 लिख सकते हो। तो इस 32 को मैं क्या लिखूंगा, 2 की घात 5 की पावर 2/5। अच्छा, घात के ऊपर घात होता है तो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये क्या बनेगा, 2 की घात 5 दूनी 10/5, तो 5 से तो 2 की घात 2, आंसर आ गया 4। चलिए एक क्वेश्चन और करो। क्वेश्चन इस तरीके का है 121 की पावर 1/2, 121 की पावर 1/2 यानी कि 121 का अंडर रूट 121 की वैल्यू होती है 11। चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया। अच्छा, और क्वेश्चन देखो, जैसे कि एक बड़ा क्वेश्चन आपको दे दे रहा, 65 61
की पावर मैंने आपको मान लो दे दिया 6। 65 61 क्या होता है, ये होता है 81 का स्क्वायर। तो 81 का स्क्वायर की पावर 6, घात के ऊपर घात मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन गया 81 की पावर 12। अच्छा 81 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 की घात 2, तो ये बन गया 9 की घात 2 की घात 12, तो ये बन गया 9 की घात 24। अच्छा 9 को क्या लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर, तो 3 के स्क्वायर की घात 24, तो ये क्या बन गया, घात के ऊपर घात मल्टीप्लाई, 24 2 48, तो ये बन गया 3 की पावर 48। तो देखो ये भी आपका हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपके 1.5 में क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, पावर में बना लो उसको, और काट कुछ ना कुछ कट पिट जाएगा, वो कट पिट के उसका आंसर आ जाएगा। चलो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ, जो कि 1.1 1.2 1.3 में कुछ क्वेश्चन है, वो मैं करा देता हूँ। चलो क्वेश्चन अब मैं देखता हूँ कि क्वेश्चन क्या है। चलिए अब मैं इसको इरेज करता हूँ। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि कौन कौन सी संख्या परिमेय और कौन कौन सी संख्या अपरिमेय है। मैंने लिखा पाई 1/2 √7 प्लस √5 बटे में √7 माइनस √5। संख्या ये लिखी, एक संख्या ये लिखी, एक संख्या ये लिखी, और एक संख्या और मैं लिख दे रहा 1/√7। ये संख्या मैंने लिखी। देखो पाई जो है, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, तो पाई कहीं भी दिख जाए तो उसको लिख देना अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये देखो इसमें कहीं भी रूट वूट तो चढ़ा नहीं है, तो ये हो गई सीधी सीधे परिमेय संख्या। अच्छा इसको बाद में करेंगे, पहले इसको देखो, इसमें देखो हर में आ गया √7, तो √7 से ही गुणा √7 से ही भाग करो, √7 गुणा √7 ये बन जाएगा 7, और ये √7 पहुंच जाएगा ऊपर, हाँ पहुंच गया। लेकिन देखो ये अंडर रूट है, तो अंडर रूट की वजह से ये बन जाएगी अपरिमेय संख्या। हमने इसको सॉल्व क्यों करा, क्योंकि अगर इसको मैं सॉल्व अभी मैं इसको अगर काट काट के करूंगा तो वो यही आ जाएगा, इसलिए क्योंकि हर में जो है अंडर रूट अच्छा ही लगता, तो इस वजह से इसको हमने अंश में बना दिया, तो ये बन गई तुम्हारी अपरिमेय संख्या ही बनी है अभी भी। अच्छा ये क्या बनेगी, इसमें देखो √7 माइनस √5 है, तो √7 प्लस √5, √7 प्लस √5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, a प्लस बी इंटू में a प्लस बी, तो a प्लस बी का स्क्वायर हो जाता है, तो ये क्या बनेगा √7 प्लस √5 का होल स्क्वायर, और बटे में √7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में √7 इंटू में √5, और बटे में √7 का स्क्वायर 7, √5 का स्क्वायर 5, यानी कि ये 7 और ये 5, तो √7 का स्क्वायर 7, तो ये बना 7 प्लस 5 प्लस 2, 7 पंचे 35, 2 √35, और बटे में 7 माइनस 2 यानी कि 2। अच्छा 7 प्लस 5 कितना हो गया 12, इस 1/2 को बाहर ले लो, इस 1/2 ये जो अपने बटे में 2 है 1/2 इसको बाहर ले लो, तो ये बना 7 और 5 12, और 12 प्लस में 2 √35। अच्छा इस 2 का भाग दे दो, तो 12/2 हो जाएगा 6, 2 √5 बटे में, तो ये बन जाएगा √5। अभी भी देखो √5 है, तो ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन अब मैंने क्या कहा था सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हर में अपरिमेय संख्या अच्छी नहीं लगती है। अब इसके बाद हटे हर में क्या है, हर में इसके एक आ गया। चल तो ये क्वेश्चन तो हमारे हो गए। अब 1.1 1.2 के क्वेश्चन देख लो, बिगाड़ रहा है इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है।
क्या शून्य यानी कि 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे हम P बटे Q के फॉर्म में लिख सकते हैं? P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं? तो क्या हो जाएगा? देखो 0 है, इसके बटे में अगर कुछ भी नहीं है तो मैं 1 ले लेना। देखो कोई भी संख्या लिखी है, जैसे लिखा 2, जैसे लिखा 5, जैसे लिखा -11, ये संख्या लिखी सीधे सीधे। तो होता क्या है कि ये संख्याएं सीधे सीधे देखो जो संख्या लिखी होती है ये होती P बटे Q फॉर्म की है। जो इसमें जो ये अपॉन में होता है, अपॉन में 1 हमेशा रहता है। तो अब हम लोग अपॉन में 1 ज़्यादातर लिखते नहीं है, इस वजह से ये देखो ये 0 लिखा, तो इस 0 के नीचे अद्वितीय रूप से यानी कि छिपा हुआ है लेकिन 1 लिखा है, तो ये 0 बटे 1 के रूप में इसको हम लिख सकते हैं। 0 बटे 1 भी तो क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। तो हाँ, इसको हम एक P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q जो है वो 0 नहीं होगा, क्योंकि Q अगर 0 हो गया तो ये अनंत बन जाएगा। ठीक है, तो हाँ इसको हम 0 बटे 1 के रूप में यानी P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अब मुझे बताओ प्रसाद दशमलव प्रसाद बताओ कौन सा है? 36 बटे 100 एक ये लिखा है और एक लिखा है 4 सही 1 बटे 8। तो 36 बटे 100 लिखा है तो इस पॉइंट ये 2 पॉइंट पीछे ले जाओ। तो अब देखो कुछ भी बंद है, शांत हो गया, तो ये हो जाएगा शांत। इसको देखो 8 चौको 32 और 1 33, 33 बटे 8 लिखा है, तो 8 चौको 32, 1 बचा 0, 8 एकम 8, 2 बचा 2 0 20, 8 दूनी 16, 16 2 20 4, 4 या 0, 8 5 40। ये देखो ये भी शांत हो गया, तो ये भी हो जाएगा मेरा शांत। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और है जो एग्जाम में आता ही आता है। आपको कुछ क्वेश्चन इस तरीके से दे जाएगा, या तो ये दे देगा, चलो इसको मैं बिगाड़ता हूँ फिर उसको करता हूँ क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन इस तरीके का है कि 0.3 के ऊपर बार, या तो इस तरीके से दे देगा या हमको इस तरीके से दे देगा 0.33333333। इसको P बटे Q के रूप में लिखो, इसे P बटे Q के रूप में लिखो। तो कुछ नहीं करना, ये जो दे रखा है ना इसको मान लो लेट, यानी कि माना x बराबर 0.333333 डॉट डॉट डॉट, इसको मानो समीकरण 1। समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर दो, दोनों पक्षों में 10 से गुणा, तो 10 से गुणा करेंगे तो ये तो हो जाएगा 10x बराबर, इसमें 10 से गुणा करेंगे तो ये एक पॉइंट जो है आगे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 3.333333 डॉट डॉट डॉट। इसको मानो समीकरण 2। अब क्या करो, समीकरण 2 माइनस 1 करो। तो 10x में से x गया, 9x बचेगा। 3.33 में से इसको देखो, 3 से ये 3, ये 3 से ये 3, ये 3 से ये 3, 3 में से 0 जाएगा तो 3 बचेगा। 9x बराबर 3, तो x बराबर आ गया 3 बटे 9, यानी कि x बराबर आ गया 3 एकम 3, 3 3 9, x बराबर आ गया 1 बटे 3। ठीक है, तो ये आ गया P बटे Q के रूप में। अच्छा, अब गुणा भाग का यहाँ पे खेल है। कैसे? जैसे देखो एक संख्या के ऊपर बार लगाता, जब एक संख्या के ऊपर बार लगा होगा तो हम 1 0 लगाएंगे, यानी कि 10 से गुणा करेंगे। अगर यहाँ पर दो संख्याओं के ऊपर बार लगा होता, जैसे कि इस तरीके से लिखा होता कि 0.35 का बार, इसको P बटे Q के रूप में लिखो, तो इसको P बटे Q के रूप में लिखने से पहले हम लोग 2 0 लगाते, यानी कि 100 से गुणा करते। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो चलो अब मैं आपको एक और क्वेश्चन समझाता हूँ। वो क्वेश्चन है हमारा
0.47। चलो ये हो गया, चलो इसको यहीं कर देगा। 0.47 के ऊपर बार, तो सॉल्व माना x बराबर 0.47474747 डॉट डॉट, इसको माना समीकरण 1। 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 10x बराबर, ये बन जाएगा 10 से नहीं 100 से गुणा, 100 से गुणा करने पर 100x बराबर ये बन जाएगा 47.47474747 डॉट डॉट डॉट, इसको माना समीकरण 2। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा दो, तो 100x में से 1x गया तो ये आ गया 99x बराबर, इस 47 से ये 47, इस 47 से ये 47, सारे 47 कट जाएंगे, बस ये लास्ट वाला जो शुरू का 47 है ये ले जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 47/99। अब इसकी मैं एक आपको ट्रिक और बता देता, ठीक है। देखो एक संख्या के ऊपर बार लगा है तो वो संख्या लिखो, ठीक है, और एक संख्या के ऊपर बार लगा है तो एक बार 9 लिख दो, तो आ गया 3/9 यानी कि 1/3, ठीक है। इसमें क्या है, दो संख्या के ऊपर बार लगा तो वो दोनों संख्या लिख दो, और दो संख्या के ऊपर बार लिखा तो 2 बार 9 लिख दो, 47/99, ये हो गया। तो ये हो गई ट्रिक, ठीक है। ठीक है, अब 1.1 के कुछ सत्य असत्य वाले क्वेश्चन कर ले रहे, फिर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चल एक क्वेश्चन है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहाँ m जो है वो प्राकृतिक संख्या है। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। आज मेरी मार्कर चल क्यों नहीं। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहाँ m जो है वो प्राकृतिक संख्या है, m जो है वो प्राकृतिक संख्या। आज ये मार्कर मेरा क्या हो गया। तो देखो बनाओ, ये मेरी बन गई संख्या रेखा, यहाँ पर जो है वो माइनस की संख्याएं होंगी, यहाँ पर मेरा 0 होगा, यहाँ पर जो है वो प्लस की संख्याएं होंगी, ये होगा इधर माइनस अनंत, ये होगा इधर प्लस अनंत, ठीक है। तो इसने कहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के होता है, तो यानी कि ये सब बिंदु जो होंगे, ये भी अंडर रूट, 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 और ये भी अंडर रूट का होगा, ये भी अंडर रूट का होगा, ये भी अंडर रूट, ये भी अंडर रूट, ये भी अंडर रूट, और ये भी अंडर रूट, ठीक है, मैंने मान लिया। ठीक है, ये क्या लिखेंगे, नेगेटिव संख्या है, नेगेटिव संख्या में से मान लो -3, अंडर रूट -3, इसको तो हम परिभाषित नहीं कर सकते क्योंकि ये काल्पनिक संख्या है, मैंने बताया था अंडर रूट के अंदर। अच्छा, इस तरफ जैसे कि अंडर रूट 1, यहाँ पर 1 मान लो, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, तो ये तो चलो हम हो जाएंगे, इनका आंसर तो आ जाएगा, लेकिन इसका आंसर क्या आएगा। तो अंडर रूट के अंदर तो जो ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल है वो परिभाषित नहीं हो पाएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का नहीं होता है, ठीक है, ये लिखेंगे। अब आ जाओ एक लास्ट क्वेश्चन और, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये देखो इस तरीके का है, ये लिखा है कि जो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु होता है वो √m के रूप का होता है, ये का क्वेश्चन में। तो मैंने ठीक है संख्या रेखा बना ली, संख्या रेखा में एक इस साइड जो होंगी नेगेटिव संख्या होंगी, इस साइड पॉजिटिव संख्याएं होंगी, और एक ये तुम्हारे सामने 0 खड़ा है, ठीक है। तो प्लस की संख्याओं का अंडर रूट लेंगे, निकल जाएगा, 0 का अंडर रूट लेंगे, 0 आ जाएगा। जब ऋणात्मक संख्याओं का अंडर रूट लेंगे तो ऋणात्मक संख्याओं का अंडर रूट तो परिभाषित नहीं हो पाएगा, वो काल्पनिक संख्याएं बन जाएंगी। तो इस वजह से हम लोग ये कह सकते हैं कि संख्या रेखा का जो प्रत्येक बिंदु है वो √m के रूप का नहीं होगा। तो यही इस क्वेश्चन में था, ठीक है। चल
अब हमसे कहा जाएगा इस तरीके से 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं लिखो। एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, हर साल पेपरों में आता है, 6 परिमेय संख्याएं लिखो। तो क्या करना है कि 6 परिमेय संख्याएं हमको दी हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 6 में 1 जोड़ देंगे, कितना आया 7। इस 7 से हम लोग क्या करेंगे, गुणा और भाग करेंगे। 7 से हम लोग गुणा और भाग करेंगे, तो ये 7 से हम लोग गुणा भाग करेंगे 3 में, और 7 से हम लोग गुणा भाग करेंगे 4 में। तो क्या बन जाएगा, 7 दिया, ये बन गया 21/7, ये बन जाएगा 28/7, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं क्या होंगी, 21 और 28 के बीच में क्या होंगी, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 1 2 3 4 5 6, ये आ गई 6 परिमेय संख्या। तो इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन होगा। चलो अब 7 वाला क्वेश्चन और है, वो मैं आपको ओरली बता दे रहा हूँ और इस चैप्टर को फिर कंप्लीट करते हैं। तो देखो हमारा क्वेश्चन लिखा है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो है, यानी कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके ये पूर्ण संख्या होती है। हाँ, एक जो है पूर्ण संख्या भी होती, प्राकृतिक संख्या भी, 2 पूर्ण भी होती, प्राकृतिक भी होती। तो हाँ, ये बात सही है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक जो होता है, पूर्णांक किस तरीके, देखो पूर्णांक होता है माइनस का भी, प्लस का भी और जीरो भी। और इसने कहा कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या जीरो भी होती है, प्लस की संख्या होती है, लेकिन ऋणात्मक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती। तो इसका आंसर गलत हो जाएगा कि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती, क्योंकि पूर्णांक नेगेटिव भी होते हैं लेकिन पूर्ण संख्या नेगेटिव नहीं होती। तो प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती है। चलो, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसने ये कहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या जो है वो एक पूर्ण संख्या होती है। देखो परिमेय संख्या क्या होती है, 1/2, 3/4, 5/7 ये होती है, लेकिन ये पूर्ण संख्या तो होती नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो ये भी हमारा आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन और बचा है, वो है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या जो है वो एक वास्तविक संख्या होती है। हाँ, अपरिमेय संख्या बाप है और वास्तविक अपरिमेय संख्या जो लड़का है और वास्तविक संख्या उसका पिताजी है। तो पिताजी का ही तो बेटा होगा लड़का। हाँ भैया, सही बात है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या जैसे कि √7, √3, √5, √18 ये वास्तविक संख्याएं भी तो हैं। ये बात सही होगी, ये बात सही होगी। तो अब मैं देख ले रहा और कुछ है, और तो कुछ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है बेटा। नहीं, और कुछ नहीं है इस चैप्टर में। तो चलिए फिर, चैप्टर आ गया आपका, हो गया है कंप्लीट। और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए इस चैप्टर का रिवीजन जरूर अच्छे से कर लेना, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी अच्छे से कर लेना। और मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, जैसे कि मुझे आप लोग बताना कि 18 और 19 के बीच में 9 परिमेय संख्याएं मुझे बताना। एक क्वेश्चन आपका होमवर्क में ये हो गया, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन आपका होमवर्क में हो गया है, इधर लिख दिया, √7 प्लस √8 बटे में √7 माइनस √8, इसका आंसर बताना। तीसरा क्वेश्चन जो है आपका वो हो जाएगा 1/7, मुझे ये बताना कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा 1/7 का, ठीक है। और 0.96 के ऊपर बाद मुझे इसको P/Q के रूप में लिख के बताना। और एक क्वेश्चन और दे देगा, 1 2 3 4 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन में और दे दे रहा आपको, एक क्वेश्चन और क्या था, ब्रैकेट के अंदर 3 प्लस में √23 और माइनस में √23, मुझे ये बताना कि ये संख्या जो है
परिमेय संख्या है या परमेय संख्या है, मुझे ये बताना। तो चलिए ये 5 क्वेश्चन आपके होमवर्क में, कमेंट सेक्शन में इन पांचों क्वेश्चन का मुझे आंसर दे देना, और ये भी बता देना कमेंट सेक्शन में कि क्लास कैसी लगी। अब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय।